अच्छी होंगी। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 दूरबा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 13 नृत्यांगना सुधा चंद्रन। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से नृत्यांगना सुधा चंद्रन के बारे में। ये देखिए फ़ोटो बनी हुई है उनकी, आप देख सकते हैं, जो हमारे देश की नृत्यांगना है। तो इनका नाम कैसे इस किताब में आया, इसके बारे में जानते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया और लक्ष्य प्राप्त किया। ऐसे ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद चोटी की नृत्यांगना बनी। तो ये है हमारी सुधा चंद्रन, जिनके पैर खराब होने के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण प्रयास किया और अभ्यास किया और चोटी की नृत्यांगना बनी। चोटी की नृत्यांगना मतलब सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना बनी सुधा चंद्रन जी। आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के.डी. चंद्रन का हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसलिए चंद्रन दंपति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। तो सुधा को उनके माता पिता एक अच्छी नृत्यांगना देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सुधा का एक विद्यालय में, कला विद्यालय में प्रवेश दिलवाया। पहले पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची को दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इतनी छोटी उम्र में सुधा चंद्रन को जब विद्यालय में दाखिले के लिए उनके पापा लेके गए, तो पहले वहाँ के विद्यालय के जो शिक्षक थे उनने उसको लेने से मना कर दिया कि इतनी छोटी बच्ची को हम कैसे सिखा पाएंगे। लेकिन जब उसने देखा कि उसमें खुद में प्रतिभा है कुछ करने की, तो फिर उसका दाखिला ले लिया गया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजन में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन की भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के सपनों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। तो सुधा अच्छा नृत्य कर लेती थी और उनका नृत्य हर आयोजन में प्रदर्शित किया जाता था और ऐसे ही सुधा का नाम होने लगा नृत्य के क्षेत्र में। लेकिन अचानक से, कहते नहीं है कि कुछ अच्छा के लिए कुछ बुरा भी होता है, तो जब कुछ और बहुत अच्छा होने वाला होता है तो उसके साथ भी पहले कुछ बुरा होता है। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, पर दाईं टांग में गैंग्रीन, एक प्रकार का कैंसर हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाईं टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाईं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभवतः किसी एक नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता है।
सुधा के साथ ही यही हुआ। सुधा ने लकड़ी के गुट्टे के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। देखिए, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन उस दुर्घटना से अपना मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा किया सुधा चंद्रन जी ने कि उनका पैर कट जाने के बाद भी लकड़ी की बैसाखियों के सहारे उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी और वह गईं पढ़ने के लिए बम्बई। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेंगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? देखिए, उन्हें नाच से कितना लगाव था कि पैर कट जाने के बाद भी उनको लगता था कि मैं अभी भी चल पा रही हूँ, लेकिन क्या मैं नाच पाऊंगी? तो यह प्रश्न उनका डॉक्टर से भी था। डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। अगर कोई व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं आता है और कुछ करने की ठान लेता है और प्रयास करता है तो वो उसमें पारंगत जरूर हो जाता है। ऐसी ही थी सुधा चंद्रन जी। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्युमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था की थी कि टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु यह प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक के साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। तो जैसे ही वह नाचने का प्रयास करती, उनके पैरों से खून निकलने लगता और खून निकलता तो तकलीफ होती, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा और वह अपने गुरुजी के साथ, अपने शिक्षक के साथ डॉक्टर के पास फिर से गई। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पाँव के विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा परखा और एक नई टांग बनवाई जो नृत्य की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई। टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। कटे हुए पाँव के ठूंठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हुई और 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था। तो सुधा ने इतना अभ्यास किया कि उनके पैरों से खून निकलने के बावजूद भी उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा और अपने कंपटीशन को जारी रखा और आगे चल के उन्होंने कंपटीशन में भाग भी लिया। सबसे कठिन दिन था उस दिन, जो भी ज़्यादा, जबकि उसका पाँव काट दिया गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेती ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई। तो सभी ने उनकी
अभ्यास को, उनके प्रयास को सराहा और उनको चाहा। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी ज़िंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम की तेलुगु में एक फिल्म बनवाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म के अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत में अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी हैं। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसी थी हमारी सुधा चंद्रन जी, जिन्होंने इतने प्रयास करके भी कभी भी अपनी परेशानियों को अपने सामने नहीं आने दिया और अपने जीवन को सफल बनाया अपने अभ्यास, अपने प्रयास के जरिए। आशा करते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे कभी भी अपने आप को कहीं भी मायूस नहीं होने देंगे और हमेशा अपने मन के मनोबल को बढ़ाकर रखेंगे। कठिन समय में भी अपने आप को सत्तावना देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला या कमज़ोर महसूस नहीं होने देंगे। जैसे हमारे सुधा चंद्रन जी ने कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस होने नहीं दिया। ये थे रामाज्ञा तिवारी जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। आइए करते हैं अब इसके अभ्यासकार को। पहले शब्दार्थ देखते हैं। इच्छा शक्ति का मतलब है मनोबल, अक्षमता, अयोग्यता, अल्पायु, कम उम्र वाला, गैंग्रीन हड्डी का कैंसर, मुरीद शिष्य, लक्ष्य उद्देश्य, आश्वस्त भरोसा विश्वास, संघर्ष कठिन प्रयास, बैसाखियाँ आसक्त अथवा टूटी हुई टांग को सहारा देने वाला के लिए बांस आदि की बनी बगल तक एक लंबी छड़ी। ये देखिए सुधा चंद्रन जी कैसे नृत्य करती हुई, और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए बाद में। अब हम जानते हैं इनको और प्रश्नों के माध्यम से, अभ्यासकार के माध्यम से। पहला प्रश्न है, सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में अंधेरा कैसे छा गया? उत्तर है, सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के.डी. चंद्रन ने की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसलिए चंद्रन के दंपति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। पहले पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र में बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा को देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक के श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा ने उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव पूरी तरह जख्मी हो गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए क्या किया? उत्तर है, सुधा ने लकड़ी के गुट्टे के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया
और मुंबई आकर पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गईं। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गईं और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वे दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेंगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांगें बनवाईं जो एल्युमिनियम की थीं। उसमें उनकी व्यवस्था की कि टांगों को आसानी से घुमा सकती हैं। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास करना शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उन्होंने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक के साथ लेकर डॉक्टर सेठी को पुनः मिली। डॉक्टर सेठी ने अपने अनुभव के निचोड़ से सुधा के लिए एक ऐसा कृत्रिम पाँव बनाया जिससे उन्हें नृत्य करने में अधिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस तरह उन्होंने सुधा का अपना सपना साकार किया और उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान की। आगे चलकर सुधा उनके बनाए कृत्रिम पैर के सहारे नृत्य करने में सफल हो पाई। अगला प्रश्न है, सुधा पूरे भारत में कैसे लोकप्रिय हो गई? उत्तर है, सुधा ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी परिस्थितियों से लड़ रही थी। उन्होंने सबको दिखा दिया कि विकलांग होने से जीवन खत्म नहीं होता। यदि हम चाहें तो अपने जीवन में सफल बना सकते हैं। वह सबके लिए प्रेरणा स्वरूप थी। मयूरी की सफलता को देखते देखते इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी के नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत में अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी हैं। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं और वह भारत में लोकप्रिय भी हो गई हैं। आइए करते हैं इन विलोम शब्दों को। कठिन का सरल, आदर का अनादर, अंधेरा उजाला, आकार निराकार, इच्छा अनिच्छा। इन चिन्हों को लगाकर वाक्य में इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। उत्तर है, सुधा ने पूछा, कोमा, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हुए, क्या मैं नाच सकूंगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण पूरा हुआ। डॉक्टर सेठी ने कहा, कोमा, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्यों नहीं, फिर कोमा, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। उद्धरण पूरा हुआ और फुल स्टॉप। तो यहाँ हमने चिन्हों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, क्या पहले क्या बाद में? नीचे सुधा के जीवन की कुछ घटनाएं बताई गई हैं, इन्हें सही क्रम में लगाइए। उत्तर है, सुधा ने नृत्य के विद्यालय में प्रवेश लिया। सुधा का पैर काटना पड़ा। सुधा डॉक्टर सेठी से मिली। सुधा नृत्य का फिर से प्रशिक्षण लेने लगी। सुधा ने प्रीति के साथ नृत्य किया। सुधा को अभिनय के लिए विशेष पुरस्कार भी मिला। अगला प्रश्न है, शारीरिक शब्द में एक साथ छोटी और बड़ी की मात्राओं का प्रयोग होता है। तुम भी ऐसे ही अन्य शब्दों को खोजो। उत्तर है, जिसकी, इसलिए, रीति, जितनी, मिट्टी, नीम, चिमटी, प्रीत, जिमी। प्रश्न है, सुधा के जीवन पर फिल्म बनी थी। कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम पता करो और लिखो
जिनके जीवन पर फिल्में बनाई गई हों? उत्तर है जीवन पर आधारित कुछ फिल्में देशभक्तों से जुड़ी हुई हैं, जो कि द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, लीजेंड ऑफ भगत सिंह, सरदार, तो कुछ महिलाओं को से जुड़ी, और मदर इंडिया और आंधी। अगला प्रश्न है, सुधा यात्रा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। पता करो कि यात्रा के दौरान दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है। सावधानियों की सूची बनाओ। उत्तर है दुर्घटना से बचने के लिए सबसे पहले हमें वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें सभी को सावधानी से चलना चाहिए। शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य पहनें। सड़क सुरक्षा के नियमों को पूरी तरह पालना करते रहें। वह वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं। वाहन की गति सीमा में होना चाहिए। यातायात नियमों और सिग्नल का हर सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। आजकल सड़कों में आने जाने के लिए 2 अलग-अलग रास्ते बने होते हैं, जिनमें एक तरफ जाने का रास्ता, दूसरी तरफ आने का रास्ता बने होते हैं। इसलिए जो रास्ते जिधर के जाने के लिए बने हों, उसी रास्ते के हिसाब से गाड़ी चलाना चाहिए। प्रश्न है, क्या तुम किसी विकलांग व्यक्ति को जानते हो? उसके बारे में बताओ। उत्तर है, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ एक विकलांग व्यक्ति है। उसका नाम आशीष है। उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसका पाँव कट गया। उसे काफ़ी सुविधाएं तो मिली, लेकिन फिर भी उसे उसके पाँव खो जाने का अफसोस होता ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ हो तो भी जीवन में हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगला प्रश्न है, कुछ ऐसे विकलांग व्यक्तियों के नाम लिखो जिन्होंने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त की हो। उत्तर है, अरुणिमा सिन्हा ने अपनी ज़िंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया। अरुणिमा को चलती हुई ट्रेन से डाकुओं ने फेंक दिया, जिसने उन्हें अपना एक पैर खोना पड़ा। उसके बावजूद उन्होंने अपने जज्बे में कोई कमी नहीं आने दी और 2 साल पहले ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणिमा सिन्हा पहली विकलांग बन गई। गिरीश शर्मा बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। हालांकि बचपन में ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी एक टांग खो दी थी। इसके बावजूद भी वह कभी पीछे नहीं हटे और बेहतरीन प्लेयर बनकर सामने आए। राधा कृष्णन कम उम्र में पोलियो का शिकार हो गए, जिसके चलते उनके दोनों पैर खराब हो गए। शुरुआत में उन्हें कोई स्कूल में अपाहिज के चलते एडमिशन देने से मना कर दिया था, लेकिन रामकृष्णन ने कभी हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जिया। उन्होंने 40 साल तक जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया और फिलहाल वह एसएस म्यूज़िक टेलीविज़न चैनलों के सीईओ हैं। सुधा चंद्रन इंडियन एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर हैं। सुधा का जन्म केरल में हुआ था। वह जब 16 साल की थी तब एक दुर्घटना का शिकार हुई थी। डॉक्टर्स ने पैर का ऑपरेशन किया, लेकिन घाव पूरी तरह ठीक न होने को पाए, जो बाद में इन्फेक्शन का कारण बन गया और सुधा को अपने एक पैर खोना पड़ा। सुधा ने इसे अपनी कमजोरी नहीं माना और नकली पैर की बदौलत एक बेहतरीन डांसर बनकर उभरी। सुरेश अडवाणी एक कैंसर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, लेकिन वह केवल 18 साल की उम्र में पोलियो का शिकार बन गए। 2002 में पद्मश्री और 2012 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ नृत्यों और नर्तकियों के नाम पता करो और कक्षा में सबको बताओ। उत्तर है, भरतनाट्यम नृत्य, कथक नृत्य,
कथकली नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य, ओडिसी नृत्य, मणिपुरी नृत्य, सांत्रिया नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य। और नृत्य का प्रदर्शन करने वाले पुरुष को नर्तक और स्त्री को नर्तकी कहते हैं। अक्षय महाराज, राघव जुयाल, माइकल जैक्सन, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई और शोभना नारायण ये प्रसिद्ध नर्तक नर्तकियां हैं। पता करो पूरे भारत में पुरस्कार किन व्यक्तियों को मिला। कुछ व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे 1991 में के.वी. सुवन्ना, 1989 में लक्ष्मीचंद जैन, 1982 में मनीभाई देसाई, 1981 में गौर किशोर घोष, 1981 में प्रमोद करण शेट्टी और 1979 में राजनकांत अरोल, 1979 में मबेला अरोल और 1976 में शंभू मित्रा, 1966 में कमला देवी चट्टोपाध्याय, 1963 में डी.एन. खुरोदे, 1963 में त्रिभुवन दास कृषिभाई पटेल, 1962 में मदर टेरेसा, 1961 में अमिताभ चौधरी, 1959 में सी.डी. देशमुख, 2011 में नीलमा मिश्रा, 2012 में कुलानदेई फ्रांसीसी, 2015 में अंशु गुप्ता, 2015 में संजीव चतुर्वेदी और 2016 में टी.एम. कृष्णा, 2018 में भारत वाडवानी, 2017 में बिजवाड़ा विल्सन, 2019 में रविश कुमार। तो ये थे हमारे मुख्य कलाकार जिनको हमारे यहाँ के पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत में से पुरस्कार दिए गए हैं इनको। तो ऐसे ही हमको कभी भी कोई भी विकट परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए, अपने प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में हमें एक पल में आके निश्चित ही सफलता मिलती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।